जय हिंद दोस्तों। लेट हो गए, क्लास तो वही हो गई। सर की क्लास हो रही है ना लगातार? ठीक। इकोनॉमिक्स ही करा रहे थे? ठीक है। फाइन ही लगा हुआ है यार। एक बार 113 बैच में बताओ तो क्या क्या बचा है। ठीक। एक टॉपिक शुरू करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी ये किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट इशू होता है। भारत आज के टाइम में सबसे यंग पॉपुलेशन वाला कंट्री है, बल्कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री भी है आज के डेट में। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमारे काम का है। पहला, अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। दूसरा, रीजन क्या है, कारण क्या है। और तीसरा, टाइप्स क्या है, प्रकार क्या है, कितने प्रकार के बेरोजगारी है। तो पहला बात करते हैं मीनिंग, क्या होती है बेरोजगारी। किसी को आइडिया हो? कुछ लोग कह रहे हैं हम हैं, हमारी तरफ देखो। आप बेरोजगार नहीं हैं, आप प्रोसेस में हैं रोजगार के। प्रोसेस में है तो बेरोजगारी हुए। अच्छा, तो देखो, जो वर्क फोर्स काउंट किया जाता है वो 15 साल से 59 ईयर का वर्क फोर्स काउंट किया जाता है। 14 साल तक हम चाइल्ड की कैटेगरी में मान लेते हैं। 15 से 59 ईयर तक वर्किंग फोर्स के रूप में माना जाता है। हालांकि कुछ राज्यों में 18 साल से कम के उम्र में आप काम नहीं कर सकते, जैसे दिल्ली है, राजस्थान है। राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने 18 साल 14 से 18 के बीच में काम करने पर रोक लगा दिया। और आज के डेट में कई राज्य हैं, उसमें से दिल्ली और शायद हरियाणा भी है। कई राज्य हैं आज के डेट में कि भाई तुम्हारे घर में खर्चा नहीं चल रहा, वो तुम्हारी टेंशन है, तुम काम नहीं कर सकते। ये तुम काम कर लोगे तो तुमको तो सुधार गृह में ले जाएंगे, जो काम दिया उस पर 1 लाख का फाइन लगाएंगे। तो ये, जबकि ये जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए थी? सरकार की। लेकिन सरकारों ने ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर पे डाल दिया। तो कोई बताएगा बेरोजगारी की परिभाषा? कोई बता नहीं रहा है। नहीं, जिसके पास रोजगार नहीं है वो बेरोजगार है। यस, अब तक का दुनिया का सबसे अच्छा डिफिनेशन कि शादीशुदा कौन है? जिसके पास पत्नी है। हाँ, ठीक। हाँ, यस, करें जिसको उसकी क्षमता के अनुसार कार्य ना मिलता हो। इस हिसाब से जो हमारी देश की राष्ट्रपति है ना, उनको भी लगता है कि मैं गलत देश में पैदा हो गई, मैं अमेरिका में पैदा होने चाहिए थी, मेरी क्षमता का यूज नहीं हो पा रहा है भारत में। तो ये क्षमता वाले में बड़ी कंफ्यूजन है। मतलब हमारा कोई एम्प्लॉई या आप जब ऑफिसर बनेंगे तो आपको अपने से ऊपर वाला ऑफिसर मूर्ख लगेगा कि क्या ही करता है। हाँ, तो उसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट अभी थोड़ी देर में सिखाएंगे, इसको क्या कहते हैं। हाँ, जब जरूरत हो तो काम ना कर मिलता हो। मैंने गरीब लोगों में बेरोजगारी होती है, अमीर लोगों में नहीं होती है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। भारत सरकार कहता है यदि कोई व्यक्ति 273 दिन से ज्यादा 8 घंटे के मल्टीपल में जॉब में है तो वो एम्प्लॉयड है। यानी इन्होंने आधा अधूरा बात नहीं कहा, प्रैक्टिकल बात कहा कि यदि कोई 1 साल में 273 दिन से कम काम करता है तो वो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। और ये रोजगार है। तो बना लो एक बार।
ये भारत सरकार की ऑफिशियल डिफिनेशन है। सरकारी नौकरी के मजे यही हैं, क्योंकि सैटरडे संडे भी काउंट होगा इसमें, तो आप 100 सवा 100 दिन काम करोगे, नौकरी आपकी चलती रहेगी। हाँ, भारत सरकार के अकॉर्डिंग। सरकारी मास्टर का तो इतना दिन स्कूल भी नहीं खुलता है। विजय भाई चाय पिलवा दोगे यार बढ़िया से, कैंटीन वाले को बोलना कि आज ट्रायल है तुम्हारा चाय का। समोसा संडे को, सेशन के टाइम संडे को खिलाया तो होगा मैच के दिन। कोल्ड ड्रिंक तो पिलाया होगा। गलत 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 है ये। मैच जीतने पे हम कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, नमकीन खिलाते हैं। कोई बात नहीं, फिर अभी तो फाइनल मैच तो इंडिया पाकिस्तान का ही होगा। पाकिस्तान बाहर हो गया, मुझे सब पता नहीं रहता है। कोई बात नहीं, बाद में चेक कर लेना। समझ पाए बच्चों बेरोजगारी का डेफिनेशन? यदि कोई व्यक्ति 273 दिन से कम जॉब करेगा तो अनएम्प्लॉयड, उससे ज्यादा जॉब करेगा तो एम्प्लॉयड। ये एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन। देखना, एक तो होता है वर्किंग पर्सन, एक होता है एम्प्लॉयड पर्सन, एक होता है जॉब, रोजगार। तो आप बेसिकली जॉब की तरफ जा रहे हो। यहाँ जॉब की बात नहीं हो रही है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। कोई सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है और कोई दूसरे के वहाँ काम करेगा तो जॉब कहा जाएगा उसको, नौकरी। नौकर से मिलके बना है नौकरी, एक नौकर जो किसी के अंडर में काम करता है। एम्प्लॉयमेंट में ऐसा जरूरी नहीं है। अब प्रश्न है कि एक थोड़ा बहुत पॉलिटी में एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे चल के, यूनियन लिस्ट, संघ सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो खुद सोच के बताओ, केंद्र सरकार रोजगार देती है, राज्य सरकार देती है, दोनों देते हैं? दोनों देते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट किस में आएगा? कॉन्करेंट लिस्ट में। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जॉब होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, तो नोट करके लिख लो। एम्प्लॉयमेंट इज द मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। योजना समवर्ती सूची का मामला है, सॉरी रोजगार, हालांकि दोनों समवर्ती सूची में आता है, रोजगार समवर्ती सूची का मामला है। जब टाइप्स ऑफ रोजगार की बात होगी एम्प्लॉयमेंट की, तो राज्यों के पास ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। मान लो कभी यूपीएससी लेवल पर आपसे पूछ ले कि ज्यादा जॉब किसके पास है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास, तो राज्य सरकार के पास बहुत ज्यादा, लगभग 50-52 तरीके से, जबकि केंद्र सरकार के पास लगभग 30 तरीके के ही जॉब है। इसी में आप आगे चल के सीखेंगे पॉलिटी में, हालांकि कि 3 तरीके की सर्विसेज होंगी, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, राज्य सेवाएं, और ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। कोशिश करना है बच्चों एमईए ज्वाइन करने का। आज भारत सरकार ने एमईए में अलाउंसेस और बढ़ा दिए 22%। तो 22% का मतलब हो गया कि आपकी सैलरी का लगभग 1/4 बढ़ गया तुरंत। 6-6 लाख, अब 5-5 लाख अभी मिलता था, अब 6.5 लाख, 6.25 लाख रुपया मिल जाएगा महीने में। ठीक है, उससे तो 1-2% बढ़ेगा क्या ही। मुझे कौन सा, मैं नौकरी में हूँ, मैडम है। ओके, आप अपने लिए मत सोचना, मेरे लिए ही सोचना है ना। हाँ, आवाज तेज कर दीजिए। ठीक 3 तरीके की सेवाएं, केंद्र सेवा, राज्य सेवा और ऑल इंडिया। लिखना मत, समझने के लिए। केंद्र सेवा में अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आप वर्क किसके लिए करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। सैलरी कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो आप एसएससी क्वालिफाई करेंगे वो इसी में आएगा। स्टेट सर्विसेज में अपॉइंटमेंट कौन देगा? स्टेट। वर्क करेंगे स्टेट के लिए, सैलरी देगा स्टेट। पटवारी लग जाए, हरियाणा पुलिस लग जाए, इस तरीके के जो छोटे मोटे स्टेट पीसीएस लग जाए
वो स्टेट की। एक होता है ऑल इंडिया सर्विसेज। यूपीएससी तो भर्ती करने का, यूपीएससी सेंट्रल सर्विसेज का भी भर्ती करती है। इसमें अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, आप वर्क करते हैं स्टेट के लिए, सैलरी देता है स्टेट गवर्नमेंट, डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब उनका एक गाइडलाइन है, उसी के तहत राज्य को देना होगा। तो इसमें 3 सेवाएं आती हैं, IAS, IPS और IFS। फॉरेस्ट सर्विसेज। इनके अलावा जितनी आप यूपीएससी में आईएएस के एग्जाम में सुनते हैं वो सब सेंट्रल सर्विसेज में जाती है, रेवेन्यू सर्विस या फॉरेन सर्विस या जो भी। तो ये अनुच्छेद 312 के तहत होता है ऑल इंडिया सर्विसेज। ये सर आपको पॉलिटी में डिटेल सिखाएंगे। IFS सेंट्रल सर्विस, इसीलिए चौथा एग्जाम में ऑप्शन देगा फॉरेन सर्विस। तो लौंडा कंफ्यूज होता है, फॉरेस्ट एफ में क्या था, फॉरेन था, फॉरेस्ट था या कुछ और था। तो थोड़ा सा बस हमने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट भारत में कितने कैटेगरी में होती है, तो 3 कैटेगरी में होता है। लिखने की जरूरत है नहीं, पॉलिटी में सर पढ़ाएंगे इसको। अब हम आते हैं वापस, रीजन क्या था अनएम्प्लॉयमेंट का, बताएंगे बेरोजगारी के कारण क्या होते हैं। जनसंख्या, जनसंख्या कहने से क्या होता है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाती है। यदि जनसंख्या प्रॉब्लम होती तो जब हम पैदा होते तो हमारे घरों में मातम मनाया जाता कि एक प्रॉब्लम बढ़ गया। आप अपने घर के लिए प्रॉब्लम है नहीं है राजकुमार? पहले प्रॉब्लम पे तो डिस्कस कर ले। तो पॉपुलेशन को स्किल में ना कन्वर्ट कर पाना ये एक चैलेंज है। यदि आपके घर वाले आपको एक अच्छा एजुकेशन दे देते हैं, आप एक अच्छे कॉलेज में आप पढ़ लेते हैं, IIT, IIM, MBBS, तो आज शायद अनएम्प्लॉयड नहीं होते। लेकिन ये कहने से क्या हुआ, चारों लोग, तो पॉइंट लिखो फिर समझाते हैं। रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। राम राम सर, हम आपको बहुत मिस करते हैं, हम घर आ गए, ऐसा गलती क्यों की, यही रहना था यार। संतोष तो नहीं है, सुधीर कुमार यादव। संतोष चले गए क्या? अच्छा, दिखते तो नहीं है, छुट्टी पे गए। ओके। पहला रीजन पॉपुलेशन, जनसंख्या। अनएम्प्लॉयमेंट का कारण जनसंख्या। देखो एग्जाम के लिए तो यही बोलना है पॉपुलेशन, ये एक झूठी बात है। कभी भी कोई भी पॉपुलेशन प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। आप पॉपुलेशन को स्किल नहीं कर पा रहे हो, ये प्रॉब्लम। देखो होता क्या है, 4 लोग होते हैं, तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे खिलाफ कितना साजिश हुआ है, या साजिश चलता रहेगा, चलता रहा। एक होता है यूथ, युवा, जिसके जीवन में बहुत उमंग होता है कि यस कुछ मैं करूंगा, करने नहीं दिया जा रहा है लेकिन उमंग है ये। एक होता है गवर्नमेंट, जो पॉलिसी बनाती है देश के विकास के लिए। एक होता है एजुकेशन, कॉलेज, शिक्षा। और एक होता है फर्म, कंपनी, जो लोगों को हायर करती है। जब कंपनी के मालिक से बात करोगे तो वो बताएगा कि अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, हम खुद भी इस प्रॉब्लम को जूझ रहे हैं, अच्छे एम्प्लॉय हम ढूंढते रहते हैं, नहीं मिल पाते। युवा से बात करोगे तो कहेगा कि कंपनी वाले शोषण करते हैं और कुछ फायदा नहीं है, रोजगार ही नहीं है। ये इनसे पूछता है तो ये कहते भाई हमने तो पॉलिसी तो बना ही दी थी। ये इनसे पूछते हैं तो कि भाई जब हमें अभी जैसे 3 साल का डिग्री चल रहा था भारत में, अब 4 साल का कर दिया, क्यों? किसी को पता नहीं है। 1 साल क्या होगा, स्किल सिखाएंगे,
15 साल में नहीं सिखा पाए, 16 साल में सिखा देंगे, अच्छी बात है, हम भी यहीं, आप भी यहीं हो। अगले 1-2 साल बाद आओगे तो बताना जी मैंने ये स्किल सीखा है, ऐसे ऐसे करना, ये देख लूंगा, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। ये सारे एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं। ये एग्जाम के नाम पे एक रात पहले पढ़ता है और ये 33% में डिग्री देता है कि बाहर जाओ, हो गया। ये जब इसके पास जाता है तो ये इसको बता देता है तुम्हारे अंदर कुछ स्किल ही नहीं है। रतन टाटा का इंटरव्यू था कि जिस दिन हम इंटरव्यू लेने के लिए बैठते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि क्या सीख क्या रहे हैं, क्या सिखाया जा रहा है। ये कह रहे भाई हमने तो कॉलेज के लिए फॉर्म के लिए लॉ बना दिया था, युवा के लिए भी डिग्री बताती थी, हमारी कोई गलती नहीं। लेकिन देखो चारों को बचाने का एक ही आसान तरीका है, पॉपुलेशन ज्यादा है, हम क्या कर सकते हैं। तुम यदि यहाँ आए हो तो तुमको सेलेक्ट होना होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं क्या कह दूंगा कि भाई वैकेंसी कम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं बच जाऊंगा। लेकिन नकली बात है ये, यदि तुम पढ़ रहे हो, तुमको पढ़ाया जा रहा है तो तुमको पास होना ही होगा। नहीं होने का रीजन ढूंढेंगे तो हम पक्का पास हो जाएंगे। यहाँ किसी को नहीं पढ़ी हुई है, इसको भी नहीं पढ़ी है, ये भी डिग्री लेके भागना चाहता है। ये फ्रस्ट्रेट है, विदेशों से लेके आ रहा है एम्प्लॉय, ये लगभग बंद होने के कगार पे है। तो मैंने क्या कहा कि एग्जाम के लिए रीजन तो अनएम्प्लॉयमेंट का पॉपुलेशन ही है, लेकिन रियल रीजन नहीं है। जिस दिन ये स्किल सीख लेगा बात बन जाएगी। अब स्किल में क्या, तो एसएससी करना है तो इसको स्किल में 4 सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश। यूपीएससी करना है तो 7 सब्जेक्ट, रेलवे करना है तो 3 सब्जेक्ट। यानी हर जगह का स्किल अलग अलग है। मेरा स्किल है मेरी कही हुई सारी बातें मेरे सारे बच्चों को समझ में आ जाए, मैं सबके डाउट को कवर कर लूँ, ये मेरा स्किल होगा। मेरी स्किल जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपका प्यार मिलेगा। आप जितना अच्छा करेंगे उतना बढ़िया पोस्ट, उतना बढ़िया बेहतर दिया जाएगा। तो बताओगे कौन है कारण? मैंने बता दिया, ये 4 लोग का रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट ही है। अच्छा, ये जो 12वीं करके घूम रहे हो कॉलेज में क्यों नहीं गए? चारों ही हैं, ठीक। चारों अपनी अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं, और जब जवाबदेही नहीं बनेगी तो बात नहीं बनेगी। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मोदी सरकार स्किल इंडिया लेके आई थी कि आओ मिल करके काम करेंगे। लेकिन आपको पता हो स्किल इंडिया इस समय भारत का सबसे बड़ा करप्शन स्कीम है। एक एक कॉलेज वाले फर्जी फर्जी एडमिशन दिखा के फर्जी और कई 100 करोड़ का इधर से उधर हो रहा है। यानी सरकारें अपने लेवल पे करना चाहती हैं। जब आप ऑफिसर बन जाते हैं तो सिर्फ आप अपने बारे में सोचने लगते हैं। खैर, तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि प्रॉब्लम पॉपुलेशन नहीं है, प्रॉब्लम पॉपुलेशन को रिसोर्स में कन्वर्ट ना कर पाना है। चाइना ने बहुत अच्छे से किया इस काम को। हम हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में देखोगे घर पे तो 6th क्लास के बच्चे को ये पता है कि बादल बनने के क्या कारण है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि सूज का लेज कैसे बांधा जाता है, कपड़ा कैसे धुला जाता है। दैट इज स्किल, कि पर्सनल जरूरत को पूरा कर पाना ही स्किल है। जिस दिन मैं तुमको ये सिखा दूंगा ये पेन को बेचना, उस दिन तुम जीवन में मार नहीं खाओगे। नहीं, हम वही सिखा रहे हैं 24 घंटे आपको रख करके। आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। आप कौन सी बात नहीं कहनी, कौन सी कहनी, ये भी सीखने लगे। रूममेट ने क्या कहा, आपने क्या सुना, किसने क्या कहा, कई बार इसी में रह जाते हैं। अपना पूरा लाइफ समर्पित कर दे रहे हैं। चाइना ने सख्ती से लागू किया, कंपलसरी किया 3 साल के आदमी ट्रेनिंग, कंपलसरी किया वोकेशनल एजुकेशन। हमारे वहाँ तो ये कॉलेज भी चल रहा है, आपको पता है नहीं पता है? ये कॉलेज भी ऑन डॉक्यूमेंट चल रहा है। हमारा बीएड कॉलेज ऑन डॉक्यूमेंट चलता है। कोई नहीं आता है, नाम बुलाते हैं। टीचर तक नहीं रखा हमने, क्योंकि टीचर रख लेंगे तो खर्चा ही नहीं चलेगा। 100 बच्चों पे इतने गाइडलाइन है, उसमें हमारा खर्चा ही नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत में। तो हमने बस एक पॉइंट, एग्जाम में जब आया तो पॉपुलेशन ही बताना है। इसे क्या हुआ, सब बच गए, सबको बचाना है एक दूसरे को। अभी सुना होगा नोएडा में कोई तालाब में गिर के मर गया, 1 महीने होने जा रहे हैं, रिपोर्ट नहीं आया। लास्ट में देखना कोई जवाबदेही नहीं होगा। करोल बाग में कोई मर गया था बेसमेंट में, तो सजा केस किस पे बना था पता है? थार वाले पे, कि थार क्यों तेज चलाया, पानी नहीं जाता तो नहीं मरता। अरे दिमाग में खराबी है, वो तो रोड पे ही चला रहा था। तो अंधेर नगली वाला सिस्टम चल रहा है हमारे वहां। दूसरा रीजन लिखो, ये एक्चुअल रीजन है जो अब हम बता रहे हैं। अनप्रोडक्टिव एजुकेशन, अनुत्पादक शिक्षा।
हाँ रीजन में दूसरा रीजन अनप्रोडक्टिव एजुकेशन, अनुत्पादक शिक्षा, अनप्रोडक्टिव एजुकेशन, अनप्रोडक्टिव। अनुत्पादक या अनुत्पादक स्किल नहीं दे पा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं हमारा हर बच्चा ऐसा सेलेक्ट होके जाए, कोई मैथ सीख ले जो मैथ को जाके सेल कर पाए, लाख रुपया 2 लाख रुपया महीने का बिजनेस कर पाए, तो भी हमारा एजुकेशन प्रोडक्टिव हो जाएगा। आपको बहुत आश्चर्य होगा, इंडिया में लगभग 7-8 और गुरुकुल खुले हुए हैं, वो 7-8 अपने स्टूडेंट हैं। तो वो अपना अचीवमेंट है कि उन्होंने सीखा कि यस कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, एक बिल्डिंग लेकर के वो टाइम टेबल बना देना है और चला लेना है। नहीं, वो चला नहीं पा रहे हैं, कारण अभी शुरुआत है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन हाँ, हमने उनके अंदर ये स्किल डेवलप कर लिया कि किस तरीके से चीज़ों को दिखाना है। ये जितने अभी नए नए लड़के यूट्यूब पे टीचर बने हुए हैं, वो सारे हमारे कहीं ना कहीं किसी बैचेज में स्टूडेंट रहे। तो उन्होंने मैथ सेल करके कई 100 करोड़ का बिजनेस बना लिया। तो वो जिस दिन हमारा एजुकेशन ये सिखाने में कैपेबल हो जाएगा, उस दिन बात बनने लगेगी। बहुत समय पहले जब हम लोगों ने केडी कैंपस खोला था, तो अचानक केडी कैंपस की डिमांड बढ़ने लगी थी। तो हम बच्चों को लाते थे टीचर बनाने के लिए, टेस्ट लेते थे तो नंबर तो आ जाता था, लेकिन बोर्ड पे अच्छा नहीं कर पाता था, वो बचल हो जाता था। तो फिर हमारी क्लासेज रिकॉर्ड होती थी और 15 दिन की हम ट्रेनिंग देते थे और फिर लाते थे, और आज बढ़िया बड़े टीचर बने हुए हैं। आपने जयपुर में सुना होगा हरिंदर, एक टीचर हरिंद्रा क्लासेस करके, ठीक नाम है, वो इसी तरीके से हम लोगों ने बनाया था उसको। नहीं, सोनू सर तो हमारा स्टूडेंट नहीं, वो तो ऑलरेडी पुराने टीचर हैं। तो ऐसे बहुत सारे, तो क्या करना है, प्रोडक्टिव कर देना है एजुकेशन को। यदि प्रोडक्टिव करने में सक्षम रहे तो बेहतर हो जाएगा। हमारे स्कूलों में यही मिसिंग हो जा रहा है, हम स्किल नहीं दे पा रहे हैं, लीडरशिप नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ लीडरशिप दे दो तभी बात बन जाएगी। इस बच्चे को चोट लग गया, कोई जरूरी नहीं कि हमारा मैनेजमेंट दौड़ के आए। यदि ये बच्चा दौड़ के हॉस्पिटल लेके जाने में सक्षम है तो ये लीडरशिप है। तो लीडरशिप सिखाया जा सकता है, लेकिन स्कूलों में वो मिसिंग हो गया। कई बात मैं देखता हूँ, कई बच्चों को अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बता पाते हैं, तो वो हमारा एजुकेशन जीरो रहा वहाँ। जीके मैथ इंग्लिश थोड़ी ना एजुकेशन था। कभी पूछोगे कि एजुकेशन का पर्पज क्या है, तो आज के टाइम पे एजुकेशन का पर्पज नौकरी है, लेकिन नौकरी तो था ही नहीं। नो योर सेल्फ, अपने आप को जानना, समाज को जानना, समाज के साथ एडजस्ट करना, अपनी समस्याओं को सॉल्व करना, और अपनी समस्या को सॉल्व करते हुए दूसरे को साथ लेके आगे बढ़ना, दैट इज स्किल। स्किल का मतलब प्लम्बिंग सीखना और सॉफ्टवेयर बनाना, ये स्किल नहीं है, ये तो एजुकेशन का एक छोटा सा पार्ट है। तो वहां पे हम थोड़े से मिसिंग हो गए, अनप्रोडक्टिव कर दिए। तीसरा एक रीजन लिख लो, ऐसे तो 6-7 रीजन है, एक और लिख लो बस। लो इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में कम निवेश करना। लो इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में कम निवेश करना। यदि सरकारें इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगी तो रोजगार बढ़ेगा। आप खुद एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, आप लगभग 700 बच्चे हो यहाँ पे कैंपस में, तो आपकी वजह से गुरुकुल में लगभग 97-98 लोगों को जॉब मिला हुआ है। टीचर को हटा दो उसमें से, बाहर भी 2-4-10 लोगों को जॉब मिला हुआ है। चाय भी पीते हो जाके बाहर, है ना, हाँ चाय भी पीते हैं, और बाल कटवाते होंगे, कुछ जूस पीने जाते होंगे। तो ये 700 लोगों ने कितने लोगों को रोजगार दे दिया। लेकिन इस रोजगार में कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ा किसी को। जब ये कॉलेज चलता था तो बताते हैं इधर कई सारे होटल भी चलते थे। अब तुम गलत सोचोगे इनके पास इतना हॉस्टल नहीं था कि सभी बच्चों को रख पाए, तो बाहर लोग पीजी या होटल में रहा करते थे। तो यदि वो बंद हुआ तो एक बहुत बड़े ग्रुप को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। तो सरकारें यहाँ पे मिसिंग हो जा रही हैं। ऑनलाइन जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे जॉब कम हो रही है। जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एवरेज 1 लाख 2 लाख 4 लाख बच्चों को पढ़ा ले रहे हैं महीने में। हम मुश्किल से 2,000-2,500 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो लगभग 300-350 लोगों को जॉब दिए हुए। यदि वो 1 लाख बच्चे ऑफलाइन पढ़ते तो सोच सकते हैं कितने लोगों को जॉब मिलता। अमेजन फ्लिपकार्ट के आने से मार्केट को देखो बिल्कुल ठंडा रहता है, लो, बिल्कुल भीड़ ही नहीं बड़े बड़े, क्योंकि प्रोड्यूसर्स टू
कंज्यूमर डायरेक्ट प्रोडक्ट चला जा रहा है। तो बीच में जो ग्रुप था जो थोड़ा पैसा कमा सकता था, अभी एआई आ रहा है, वो और ज्यादा प्रॉब्लम जनरेट करेगा। अभी हम खुद गुरुकुल एआई का यूज करके बहुत सारी चीजें आपको दे रहा है। हम असाइनमेंट बनाने में एआई का यूज करने लगे, असाइनमेंट दे करके उससे एमसीक्यू बनाने में एआई का यूज करने लगे। थोड़ा बहुत एरर करता है, अगले 1-2 साल में जब वो और अपग्रेड हो जाएगा तो जरूरत नहीं होगी, वो रहेगा, ह्यूमन एरर रहेगा, मशीन में नहीं होगा। जैसे हम और आप गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, और अभी कितने वीडियो है जो ड्राइवरलेस गाड़ियों से चल रही हैं, बिल्कुल जीरो एक्सीडेंट पे आ गई, बिल्कुल एंड टाइम पे वो अपना कंट्रोल कर ले रहा है। तो मशीन जनरली धोखा नहीं देगा, ह्यूमन एरर हो सकता है। आप ही खुद देखो, आपका डेली का मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होगा, लेकिन इस डिजिटल बोर्ड का कोई मेंटल लेवल थोड़ी ना होगा। तो वो वाली बात है, मशीन में दिक्कत नहीं आएगी। अभी सीखेंगे, मशीन से भी अनएम्प्लॉयमेंट आता है। तो ये तो 3 बड़े कारण हैं बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? रूरल, ध्यान रखना, 1-2 साल लग जाती है एक अच्छी नौकरी लेने में, घबराना नहीं है। हड़बड़ाओगे तो तैयारी नहीं होगी। जैसे आप ही के ब्रांच का एक बालक 215 बैच का, नाम भूल रहा हूं मैं, रोहित था, ये कूदते हुए मुरथल चला गया था। मैंने मना किया था कि रुक जा, अभी तैयारी नहीं है इस लेवल पे, थोड़ा सा, अभी आज वापस भाग आया। क्यों? वहां प्रेशर इतना है। प्रेशर किस बात का? टारगेट, टेस्ट। अब सोच के देखो, मैं कितना भी मेहनती हूं, मेरा सिलेबस नहीं है तो टारगेट कैसे ले लूंगा? ज्योमेट्री पढ़ने में टाइम लगेगा, तुम सोचोगे नहीं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन कर लो, इम्पॉसिबल है। मैंने एक्टिंग अच्छी नहीं की है। ये समझते होंगे, किसान कुछ टाइम खेतों में काम करता है और कुछ टाइम फ्री रहता है, तो पॉलिटिक्स करता है, गांव में ताश खेलता है, जितनी भी लड़ाना झगड़ाना हो सब वही करता है वहीं बैठ के। रामू ठंडी में अंडे बेचते थे, अब गर्मी आ गया तो यदि आइसक्रीम बेचेंगे तो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, नहीं तो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। एजुकेशनल आप समझते होंगे, आप में से भी कोई बीटेक एमटेक हो सकता है और ग्रुप डी का फॉर्म भरा हो सकता है, यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा होगा। नहीं भरो यार, एटलीस्ट होमगार्ड का तो मत भरो, गुरुकुल का लेकिन चलो, अब तो क्या ही कह सकते। तो जब व्यक्ति अपने डिग्री से कम के पद पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाता हो, या अभी देखोगे जितने बच्चे पुलिस में लग रहे हैं कांस्टेबल, वो मैक्सिमम बच्चे ग्रेजुएट अच्छी डिग्री के साथ आ रहे हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हुई है, जब आप थाने में जा रहे हो तो पहले वाला व्यवहार नहीं है सख्ती वाला, अब वो पोलाइटली भी बात कर रहे हैं। तो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब जब सोसाइटी का एकेडमिक लेवल बढ़ेगा तो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी बनेगी। ये हमसे बार बार पूछ रहा है डिस्गाइज्ड प्रछन। तो प्रछन की हिंदी क्या होती है? छिपी हुई बेरोजगारी। जैसे आप गुरुकुल में देखते होंगे, कुछ एम्प्लॉय छिपते रहते होंगे, काम से बचते रहते हैं, काम चोरी करते होंगे। ऐसा है कोई? डाउट टीचर है? यस, गुड, तुमने सही पहचाना। कर्मा अपना काम करता है, घबराओ नहीं। यदि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया होगा तो रिवर्स आएगा। यदि कोई डाउट टीचर ये समझदार बन रहा है, डाउट लेने से छिप रहा है, 1 साल और तैयारी करेगा। ये मैंने देखे हैं, इंस्टेंट कर्मा रिएक्ट करता है। मेरी औकात थोड़ी न थी यहां तक पहुंचने की, हमने बहुत मन से अपना काम किया, जब तक करेंगे तब तक चलेगा। तो लिखो डिस्गाइज्ड, वेयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रेट इज 0, वेयर जहां सीमांत उत्पादकता शून्य हो।
मान लो 10 मजदूर मिलके आपके खेत में 5 टन गेहूं प्रोड्यूस करते थे, 2 एब्सेंट हो गए, फिर भी 5 टन ही गेहूं प्रोड्यूस हो रहा है, तो उन 2 लोगों का उपयोग कितना है? 0। लेकिन दिक्कत क्या है? वो पहचान में नहीं आएंगे वो 2 कौन से हैं, सबकी जरूरत लगेगी। इसका अच्छा एग्जाम्पल ज्वाइंट फैमिली है कि जब चारों भाई खेत में काम करने जाते हैं तभी तीनों का मन लगता है, एक भी एब्सेंट हो जाता है तो मन नहीं लगता है, वही झगड़ा होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलता है। तो लिखो, इट इज अ फीचर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यह असंगठित क्षेत्र की विशेषता है। फीचर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र की विशेषता है। फीचर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र की विशेषता है। अनऑर्गेनाइज, असंगठित क्षेत्र। तो देश के लगभग 80% एम्प्लॉयमेंट, यानी जितने लोग एम्प्लॉयड हैं उसमें से इतने लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, यानी लगभग 100%, 1-2% को हटा देते हैं। इसीलिए निचला तबका बहुत परेशान है। 20-25 हज़ार सैलरी होती है, कभी भी निकाला जा सकता है। इस ड्रामे को खत्म करने के लिए एक नोटिस पीरियड वर्ड आ गया है कि मालिक हटाएगा तो 30 दिन की सैलरी देगा, या काम करना होगा आपको, तुम छोड़ोगे तो 60 दिन तक वो काम कराएगा, जिसमें PF ESIC कटता है। इससे थोड़ा दोनों को मौका मिलता है अपने जॉब को ढूंढने का और एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय ढूंढने का। तो जितना एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये जो घर और बनाते हैं मजदूर, होटल ढाबों पे जो काम करते हैं, ये जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो सब इसी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ दिक्कत क्या है? यहाँ प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होता है, इसलिए हर कोई जरूरत लगता है। जैसे आप घर पे थे तो हो सकता है आप खेतों में जाके काम कर देते हो अपने, तो आप आ गए हैं तो क्या लग रहा है? प्रोडक्शन कम हो गया है, हो सकता है बढ़ ही गया हो, कम नहीं हुआ होगा। क्यों? आप पे डिपेंड नहीं है अब कोई। तो ये क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक कौन से अनएम्प्लॉयमेंट पाए जाते हैं? तो लिख डालो, इट इज अ मेन टाइप ऑफ इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट। यह भारतीय बेरोजगारी का मुख्य प्रकार है। मेन टाइप ऑफ इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट, भारतीय बेरोजगारी का मुख्य प्रकार है। मेन टाइप ऑफ इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट, भारतीय बेरोजगारी का मुख्य प्रकार है। भारत में सबसे अधिक कौन सी बेरोजगारी पाई जा रही है? डिसगाइज्ड। कोई दिक्कत? यानी मैक्सिमम लोग इसी में हैं। आज भी आपको आश्चर्य होगा, 100% आबादी है, तो आगे चल के सीखेंगे या थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्सरी सेक्टर। हिंदी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक सेक्टर में लैंड बेस्ड एक्टिविटी आती है, भूमि पर आधारित गतिविधि। भूमि पर आधारित गतिविधि का मतलब है खेती, पशुपालन, माइनिंग, समुद्र के नीचे से कुछ निकालना या जमीन के नीचे से। सेकेंडरी को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण, जहां पर रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। गेहूं निकाला गया, आटा बना दिया गया, लकड़ी काट के फर्नीचर बना दिया गया, पेट्रोल निकाल के प्यूरिफाई कर दिया गया, और समझते होंगे अयस्क, तो और से मेटल तैयार करना, वो सब सेकेंडरी में जाएगा। चाइना इस समय टॉप पे चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग में। आपको क्या चाहिए हम बना के दे देंगे। अभी AI समिट चल रहा है, तो एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, उनने चाइना का रोबोट खरीद के और अपना बना के दिखा दिया कि हमने बनाया। किसी ने पकड़ लिया, सोशल मीडिया का दौर है। फिर मोदी जी ने कहा कि ये देश का इमेज खराब कर रहा है, इसका लाइसेंस खत्म करो। उन्होंने कहा नहीं, ये मत करो, हमसे गलती हो गई। क्योंकि पहले सबको सब कुछ रिच नहीं था, तो पता नहीं चलता, अब सबको सब कुछ पता है। और टर्सरी में आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, सेवा, जहां प्रोडक्ट दिखाई नहीं देता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है वो दिखेगा नहीं। हो सकता है कोई वापस भेज दे रहा हो सकता है किसी का सिग्नल मैच ही ना कर रहा हो। लेकिन ये मान लो पेन देता मैं, तो ये दिखता।
तो मुद्दा ये है कि आज भी देश की लगभग 54% पॉपुलेशन कहाँ पे है? प्राइमरी सेक्टर में। तो यदि 54% सेक्टर वहाँ पे है तो ऑटोमेटिक डिस्गाइज सबसे ज़्यादा हो जाएगा। समझ पाए थोड़ा सा? यहाँ लगभग 29%, 30%, इसमें 29 पॉइंट कुछ चल रहा है, इतनी आबादी यहाँ पर है। तो लगभग 16% आबादी यहाँ पर है। इसमें हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं सर्विस सेक्टर में, क्योंकि इसमें क्या रिटर्न ज़्यादा आता है। एक टीचर कितना कमा सकता है? कोई लिमिट है? कोई एक्टर कितना कमा सकता है? कोई लिमिट है? कोई सिंगर कितना कमा सकता है? लिमिट है? नहीं। लेकिन कोई खेती से कितना कमा सकता है? लिमिट है। तो यही कारण है कि आगे चल के सिखाऊंगा, यहाँ जीडीपी में योगदान सिर्फ 14% है, यानी 100 रुपये में से सिर्फ 14 रुपये एग्रीकल्चर से आ रहा है। यहाँ लगभग इक्वल चलता है, और यहाँ सिर्फ 16% लोग हैं, फिर भी 56 रुपया यहाँ से आ रहा है। तो इंडिया इसमें अच्छी स्थिति में है। इंडिया का मेक इन इंडिया था कि ये ला करके इसको भी अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी बेरोजगार है, तो उसको यहीं पे इन्वॉल्व किया जा सकता है। यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रीडम है नहीं। कितने ज़्यादा टीचर हो सकते हैं? कितने ज़्यादा डॉक्टर हो सकते हैं? आपको पता हो डॉक्टरों की स्थिति बहुत खराब हो रखी है, पैसे तक नहीं है, क्योंकि इधर उधर से कहीं कहीं से डिग्री लेके आके चले गए। यही ऑपरेशन नहीं करेगा, करने लगा, ठीक, अच्छा चलो, बहुत खतरा है। टीचर का तो नहीं होगा? ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स का ही टीचर आएगा, ओके ठीक। मेरा लगभग जीवन कट गया ठीक ठाक, 2-4 साल और कट जाएगा तो मेरा ठीक कट जाएगा। अपना सोचो। हाँ, तो अभी तक एक पॉइंट है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी कौन सी? डिस्गाइज्ड। चलो अगला हेडिंग डालो, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक बेरोजगारी। स्ट्रक्चरल, ये अगला टाइप है, उसके अंदर नहीं है। एक तो पहला वो लिखा रूरल अर्बन, अभी दूसरा लिख रहे हैं स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक। है राजकुमार, कितने साल के हो? 31 होने वाला है? 21। ठीक। अब दिक्कत है कि ये वाला एग्जाम्पल यहाँ काम नहीं करेगा। कोई 25+ का है? आप हो, ठीक, समझा रहे हैं। दिल पे नहीं लेना है। तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो? तुम कोई काम नहीं क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा, काम कर चुका, ओके ठीक। क्योंकि वेदों में भी कहा गया है कि 25 साल तक कौन सा अवस्था जो शादी हो जाता 25 में। अच्छा, तो वेदों ने तो गलत कह दिया, वेदों ने गलत कह दिया ना। वेदों ने ये भी तो कहा 25 साल जाके कहीं रहना भी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 25 से पहले ब्रह्मचर्य करना है। कह रहे मैं 25 के बाद करूंगा तो नुकसान हो जाएगा जो साथ में आएगा। खैर, अब प्रश्न है कि बालक पढ़ाई क्यों कर रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है राजकुमार? बोलो। हाँ, अच्छा, एजुकेशन का बैड इम्पैक्ट इस पे ज्यादा पड़ा है इसलिए। अरे बाप, ये है कौन सा कारण? हर कोई कहता है एजुकेशन अच्छा नहीं, एजुकेशन तो अच्छा, एजुकेशन किसे कहते हैं? कोई बता ही नहीं रहा है। हाँ हाँ, अच्छा, क्या वास्तव में आपको लगता है पढ़ाई में कंपटीशन है? तो जवाब है नहीं। मोर देन 90% आबादी तो मोबाइल में अपना टाइम खराब कर रही है। भटकाव बहुत है, कंसंट्रेशन लेवल मिसिंग हो गया हमारा। ये सब नकली। हमने एक एग्जांपल दिया था, याद हो? मैंने जब छोटा बच्चा गिरता है तो जमीन को मार देते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है, क्योंकि उसके गिरने का कारण वो नहीं है, जमीन है। तो तुम्हारे अनएम्प्लॉयमेंट कारण तुम तो हो ही नहीं, वो तो एजुकेशन ने ठीक से काम नहीं किया। कुछ लोग को आईआईटी में लेके गया, तुमको नहीं लिया क्योंकि वो एजुकेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, तुम तो अच्छे थे, टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया। यस,
मुझे पता है मेरा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। हाँ, स्ट्रक्चरल तो लिखो, इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। भारत की बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी है। इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। भारत की बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी है। इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। भारत की बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी। देखो, दो क्वेश्चन हुआ। मैं बोलूं भारत में सबसे अधिक कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो बोलना है डिसगाइज्ड। मैं बोलूं भारत की बेरोजगारी किस प्रकार की है, तो स्ट्रक्चरल। तो जो एक्चुअल में अभी मैंने टेबल बनाया था, ये वाला, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का ही टेबल था। संरचनात्मक बेरोजगारी का ही पार्ट है ये सब। तो अब उसके आगे एक बार स्ट्रक्चरल लिख लो, जहां पे बेरोजगारी लिखे थे, फिर वापस आएंगे ताकि टेबल में आपको समझ में आए। मैं पूछूं कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, स्ट्रक्चरल। डिसगाइज कैसा है, स्ट्रक्चरल। एजुकेशनल कैसा है, स्ट्रक्चरल। फिर आएंगे। अब प्रश्न है, क्यों है, जो मैं इस बच्चे से पूछ रहा था कि 25 साल का हो गया बालक, ये कमा क्यों नहीं रहा है, खर्चा क्यों कर रहा है बच्चों? तेज बोलो। घर वालों ने मजबूर किया इसको कि तुम पढ़ो, ये इंजीनियर है। इसको समझ में आ गया कि वहां जाके लाइफ खराब करने से कोई फायदा नहीं, अपने लिए जब करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। यस, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो अपना अपना कंपनी खड़ा करके सरकारी नौकरी कर रहे हैं। आज के टाइम में यदि सरकारी नौकरी नहीं करोगे तो जी नहीं पाओगे। इतने नियम कानून हैं, कभी भी आप उलझ के खड़े हो जाओगे। 10वीं के बाद कांस्टेबल भी आपकी गाड़ी को रोक लेता है, तो कहता है आरसी दे, तो ये क्या बोल रहा है, बताऊं क्या बोल रहा है। इसलिए आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, सम्मान के साथ जीने के लिए। हाँ राजकुमार, भौकाल के लिए। अच्छा ठीक, मैं तो मजाक कर रहा था, आप सीरियस लेके। हाँ, अब प्रश्न है क्यों, तो लिखो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में ड्यू टू स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में लिखो एक पॉइंट, ड्यू टू लो इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में कम निवेश के कारण बेरोजगारी। ड्यू टू लो इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में कम निवेश के कारण बेरोजगारी। ड्यू टू लो इन्वेस्टमेंट इन अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थव्यवस्था में कम निवेश के कारण बेरोजगारी। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो भारत जैसे पिछड़े देशों के साथ प्रॉब्लम क्या है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए ये सारी चुनौती खड़ी हो रही है। यदि इन्वेस्टमेंट होता तो ये किसान मौसमी बेरोजगारी का शिकार नहीं होता। कुछ टाइम खेती करता, साथ में पशुपालन कर लेता, मछली पालन कर लेता, पशुपालन करता, कुछ भी करता, बिजी रहता। तो ये पैसे नहीं होने की वजह से ये क्यों डिग्री के अकॉर्डिंग जॉब नहीं ले पा रहा है। उस डिग्री को अप्लाई करने के लिए भी पैसा चाहिए। उस डिग्री को सरकार सिर्फ कॉलेज खोल, अब देखो पहले कॉलेज खोले, लोगों ने ज्यादा डिग्री ले ली, तो सरकार के पास रोजगार ही नहीं था, तो सरकार ने क्या किया, कॉलेज बंद करा दिया। न कॉलेज में पढ़ेगा और न डिग्री खेलेगा। तब देखोगे ध्यान से, मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस बंद कर दिए, सरकारी खड़े हो गए। एसओएल चल रहा है, ओपन इग्नू चल रहा है, क्या हो डिग्री लो जाओ, सीखो नहीं सीखो तुम्हारी टेंशन, तुम मांगोगे नहीं, क्योंकि जब एसओएल में करोगे तो कहीं ना कहीं जाके छोटा मोटा जॉब सीख रहे होगे, कुछ स्किल सीख रहे होगे। तो दो क्वेश्चन, भारत का बेरोजगारी कैसा है, भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी कौन सा है, दोनों कर लेंगे। चलो अगला टाइप लिखो। अरे रुक जा राजकुमार, लेट से आया था तो लेट से पढ़ा लेने, चैप्टर तो खत्म कर लेने दो। हाँ, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। क्या होता है खुली बेरोजगारी? आप देखते हैं कुछ लोग चौक पे खड़े होते हैं सुबह लेबर के रूप में, और शाम तक खड़े होते ही 2-4-5 घंटे खड़े होकर वापस चले जाते हैं। या हम और आप काम करना चाह रहे हैं लेकिन हमें आपको कोई लेके नहीं जा रहा है काम करवाने के लिए,
तो ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब मार्केट के दिए गए रेट पर मैं काम करने के लिए रेडी हूं, लेकिन फिर भी मुझे कोई नहीं रख रहा है, तो इसको कहते हैं अनवांटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कि भाई इतना पैसा देगा तभी काम करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। जैसे हमारे मालिक बता रहे थे ये वाले कि इनके पास कोई नौकर था, तो बोला सर मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। बोले क्यों बिजनेस करोगे? बोला जी मैं भी आप ही के तरीके से कभी भी सो जाना चाहता हूँ, कभी भी उठ जाना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छे से जब मन करता है सोते हैं उठते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका शेड्यूल। वही कर लो। 3 लाख रुपया भी डुबा के वापस आके ज्वाइन कर लिया कि जी मैं नौकरी में ठीक हूँ। तो मैंने पूछा कि क्या मतलब इस बात का, क्योंकि बड़े पिता का बड़ा योग्य पिता पुत्र जनरली हो जाता है, तो ये भी योग्य है, मजाक की बात अलग है। बोला उसके पास रीजन नहीं था क्यों बिजनेस करना चाहता है। उसका जो रीजन था वो लॉजिकल रीजन नहीं था। एक बार तो मेहनत करना पड़ेगा। मेरे पिता ने सुबह 4 बजे तक मेहनत किया था, तब मैं आज 11 बजे उठ रहा हूँ सो के। वो सोच रहा है कि नहीं किसी ने मेहनत नहीं किया था, ये तो पहला जनरेशन है, इसको तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनवांटेड अनएम्प्लॉयमेंट। लिख लो, इट इज अनवांटेड अनएम्प्लॉयमेंट। बगैर इच्छा के बेरोजगारी, बगैर इच्छा के बेरोजगारी, बगैर इच्छा के अनवांटेड अनएम्प्लॉयमेंट, बगैर इच्छा के बेरोजगारी। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज अनवांटेड अनएम्प्लॉयमेंट, बगैर इच्छा के बेरोजगारी। अगला लिखो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। तुम लोग को भी एआई वाई सीखना चाहिए खाली टाइम में। चलो चलो फिर ठीक है, मैं ये सुनना चाह रहा था। तुम लोग को मैथ इंग्लिश अच्छा सीखना चाहिए, जीएस का क्लास करना चाहिए। जैसे आज रोहित से बात हो रही थी रास्ते में, तो ये बोला सर मेरी गलती क्या रही, मैंने जीएस पढ़ा ही नहीं जब फाउंडेशन में था। यहाँ आने के बाद समझ में आया कि मुझे साथ के साथ पढ़ना चाहिए था, क्योंकि वो भी अच्छा वाला का टॉपर रहता था कई बार। तो जो अच्छा है वो समझ जाता है कि क्या मतलब है। तो आप लोग भी जीएस उसका नोट्स बनाते रहें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, और पहले अटेम्प्ट में नौकरी लगेगी तो उसका बड़ी मजा है यार, खूब कॉन्फिडेंस आता है। वही जो मैं कह रहा था 22 तारीख को डिग्री ली, 23 तारीख को जॉब। तो हर चीज़ अच्छा लगेगा जीवन में, अच्छे पिता का रूप मिलेगा, अच्छा मित्र मिलेगा। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंज इन डिमांड स्ट्रक्चर, मांग की संरचना में परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी। ड्यू टू चेंज इन डिमांड स्ट्रक्चर, मांग की संरचना में परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी। क्या होता है कई बार मार्केट में किसी चीज की डिमांड कम हो जाती है। जैसे मान लो कोरोना आ गया तो लोग खरीद ही नहीं रहे हैं चीजों को, तो ये बेरोजगारी आ जाएगी। मान लो विश्व स्तर पर युद्ध शुरू हो गया तो लोग खरीद ही नहीं रहे। मान लो ये गाड़ी बेचने का काम करते हैं और लोग अब गाड़ी नहीं खरीदना चाहते, घोड़ा गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो या तो ये घोड़ा गाड़ी बेचे और नहीं तो ये बेरोजगार हो जाएंगे। तो लिखो इट इज अ टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट या अस्थायी बेरोजगारी, अस्थायी बेरोजगारी। एग्जाम्पल लिख लो, रिसेशन, मंदी, मंदी के समय जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है, रिसेशन, मंदी। रिसेशन मतलब आप बोलेंगे कब कब डिमांड स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो मैंने कहा रिसेशन में, मंदी में जनरली ऐसा हो सकता है, वार में ऐसा हो सकता है, किसी कारण से डिमांड स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। जब डिमांड स्ट्रक्चर वापस बनेगा तो डिमांड बनेगी। अगला लिखो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल घर्षणात्मक बेरोजगारी।
इट इज ऑल्सो अ टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, यह भी अस्थायी बेरोजगारी है। टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, अस्थायी बेरोजगारी। तुम में से कई लोगों को मैंने मौका दिया था स्टेनो सीखने के लिए, लेकिन कोई निकम्मा नहीं सीख रहा है। पता चला 4 लोग बैठते हैं, और आज के डेट में मैं मैथ का डाटा निकालूं जिनके मैथ में 20 नंबर से कम आ रहे हैं, तो मुझे लगता है 200 बच्चे आ जाएंगे। और मजे वाली बात है कि तुमको ये समझ नहीं आ रहा है कि जब मार्केट में निकलोगे वैकेंसी के नाम पे, तो मैथ अच्छा नहीं हो तो तुमको कोई नौकरी नहीं देने वाला है, और तुमको यहाँ बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के उसी शेड्यूल में रहते हुए पढ़ लेने का मौका आ रहा है। शुरू में जब उन्होंने छोटा छोटा चीज़ सिखाया तो सबको मजा आया, यस स्टेनो करेंगे स्टेनो करेंगे। जब थोड़ा सा टफ वाले की तरफ गए, कह इसे तो आसान मैथ ही है, भाग गए। स्टेनो पे लगो, जिसका मैथ कमजोर है तो कैरियर खा जाओगे अपना। मैं लड़ झगड़ के रिक्वेस्ट करके टीचर को लेके आ रहा हूँ, टीचर का भी कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, कह रहा है कि जीवन में कभी इतनी इंसल्ट नहीं हुई। मैं कैसे, अगले दिन 10 बैठते हैं, अगले दिन 3 बैठते हैं, अगले दिन वो 3 गायब हो जाते हैं, 2 नए आ जाते हैं। मैं जी कोई नहीं, फ्री में मिल रहा है, तो शायद अभी उन्होंने 6 दिन से कम करके 3 दिन कर दिया, ऐसे ही रहा तो बंद कर देंगे। कोई गया था आपके में सिस्टम क्लास में? मैं, हाँ, क्या दिक्कत आती है? तो रेगुलर रहते हो? गुड। कितने लोग रहते हो? 7 लोग हो, बहुत अच्छा। अब मान के चलो ये 7 लोग महीने का जितना फीस दे रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा मैं उनको दे रहा हूँ। ये मुझे उस बात का अफसोस नहीं है। यदि ये 7 सीख लेंगे तो मुझे खुशी हुई कि हमारा पर्पस पूरा हो गया। वही जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये 7 पढ़ पाएँ, इसके लिए कुछ लोग फीस दे रहे हैं कि ठीक है तुम स्टेनो सीख लेना, मैं तो मैथ वैसे भी नहीं आता है और हम सीख के क्या करेंगे स्टेनो, तो तुम पढ़ लेना। इसलिए तुम सबके प्रति अच्छी सोच रखना। ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, तकनीक में परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी। ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, तकनीक में परिवर्तन के कारण बेरोजगारी। ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, हाँ, घर्षण वाली बेरोजगारी में तकनीक में परिवर्तन। बहुत पहले ऑफलाइन क्लासेस चला करती थी, ऑनलाइन आ गई तो हम बहुत सारे टीचर बेरोजगार हो गए। अभी बहुत सारे लोग पीपीटी बनाने का काम करते थे, थंबनेल बनाने का काम करते थे, एआई आ गया, काम खत्म हो गया। तो ऐसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, अब शायद सब ठीक रहा तो अगले 10 सालों में हम सबके घरों में साफ सफाई का काम रोबोट ही कर रहे होंगे। बड़े बड़े लोगों के घर में तो होने लगा। रोबोट का मतलब मशीन, नॉर्मल मशीन छोड़ दो, वो साफ कर देगा। तो जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वो सस्ता होता जाएगा, कॉस्ट कम होता जाएगा, तो सभी के पहुंच में आ जाएगा। एक समय वॉशिंग मशीन हम सबके घरों में नहीं हो पाता था, अब सबके घरों में है। तो वो टेक्नोलॉजी का अपग्रेड है। टेक्नोलॉजी, जैसे मोदी जी ने कल स्पीच में यही कहा, पूछा कि एआई के आने से बेरोजगारी बढ़ेगी। मोदी ने कहा कि जब जब तकनीक आती है तब तक चुनौतियां नहीं आती हैं। तो आज भारत टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो भारत पीछे रह जाएगा। बस जॉब के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। पहले पीसीओ था, मोबाइल नहीं था, कम था, तो लोग पीसीओ पे बात करते थे। अब अचानक मोबाइल आ गया, पीसीओ बंद हो गया, तो क्या लग रहा है पीसीओ चलाने वाले बेरोजगार हो गए? नहीं, अब वो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, मोबाइल एसेसरीज बेचते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं। तो जैसे टेक्नोलॉजी हुआ, जो चेंज हो गया तो हो गया। एक एग्जाम्पल समझो, उन दोनों लोगों से कंप्यूटर नहीं चलता है और पूरे दिन वो कुछ नहीं करते हैं। मतलब जो काम 10 मिनट में हो सकता है वो 3 दिन लगा देते हैं। पहले पूछते हैं कि हमें ना करना पड़े, होता ही नहीं। तो लगभग 6 लाख 12 लाख रुपए महीना भारत सरकार उनको दे रही है, और वो लोग 12,000 का भी काम नहीं करते हैं। तो यदि वो प्राइवेट में होते तो वो इसी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो जाते कि भाई तुमको नहीं आ रहा है तो ऐसा करो, जाओ कुछ और कर लो, ठीक है। सीजनल समझ गए, डिस्गाइज समझ गए। टेक्नोलॉजी कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। एजुकेशनल आप समझ ही रहे हो। वॉलंटरी आप नाम से ही समझ सकते हो। ऐच्छिक कि मैं काम नहीं करूंगा भाई, मुझे जरूरत ही नहीं है। इनके लिए गिग वर्कर्स एक वर्ड यूज किया गया है कि जब मन करे काम करिए। वो भी अपने आप को मालिक समझते हैं कि मैंने ऐप बंद कर लिया, मुझे कुछ नहीं करना है। अरे तुम्हारी औकात नहीं है। ये तो तुमको जब चाहेगा, जैसे चाहेगा वैसे काम कराएगा तुमसे। तुमको बस दिमाग में डाला है कि तुम मालिक हो। तो एक छोटा सा टॉपिक था, हो गया खत्म। आपको 2-3 चीज़ें आपको यहाँ से एग्जाम में जाननी चाहिए थी, वो हमने बता दी।
आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है इस पे मेनली इसके स्कीम पे आ रहा है, कोई नया स्कीम आया, कोई नया, तो करंट में सर इस स्कीम को कराएंगे। करंट वाले में कभी लगा कि कोई स्कीम आपको डिटेल सीखना है तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, जैसे मनरेगा, स्किल इंडिया, यानी जितने बड़े बड़े स्कीम है वो मेरे से पढ़ने का मन हो तो, अदरवाइज करंट में सर डिस्कस कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।